हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबीत अकेडमी। दिस इज सुनीता सबीत हियर एंड हम क्लास 9th का टॉपिक दैट इज यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुरू कर रहे हैं। यस, तो स्टूडेंट्स चलिए, हमारा एज यूजुअल रेगुलर क्या है, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का नाम, जिसे हम डिटेल में जानेंगे। यस स्टूडेंट्स, यूजफुल एंड हार्मफुल के बारे में तो हम जानते हैं, जो कि यूजफुल मतलब जो काम का है, हार्मफुल मतलब जो हमारे काम का नहीं है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फाइन, बट व्हाट अबाउट माइक्रोब्स? Microbes, yes, microbes, it is visible in your screen. Microbes are actually tiny living things. बहुत ही छोटे living organisms हैं which cannot be seen with our naked eyes. Yes, और वो चारों तरफ होते हैं, हमारे आसपास चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। Yes, जो कि हम देख नहीं सकते लेकिन प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे सॉइल, एयर एंड वाटर हर जगह प्रेजेंट होते हैं। फाइन, दिस human body is actually a home to millions of these microbes. ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोब्स का सबसे फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे वो मिलियंस एंड मिलियंस इन ग्रुप्स में रहते हैं। यस, एंड दे आर ऑल्सो सेड टू बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, यस, तो हमने देखा कि किस तरह यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, कि भाई कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं, हमारे आंखों को दिखते नहीं हैं। ओके, नॉर्मल आंखों को दिखते नहीं हैं, बट ये हमारे बॉडी में रहते हैं। ओके, सो यूजफुल एंड हार्मफुल में सबसे पहले विल बी फोकसिंग ऑन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में द फर्स्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज लैक्टोबैसिली। ओके स्टूडेंट्स, लैक्टोबैसिली, लैक्टो कहीं ना कुछ याद आ रहा है, मिल्क। यस, लैक्टोबैसिली दैट इज मिल्क प्रेजेंट इन लैक्टोबैसिली, मिल्क नहीं एक्चुअली, लैक्टोस का नाम सुनते ही हमें मिल्क याद आता है। ओके, लैक्टोबैसिली इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया यू कैन कॉल इट एज, जो कि रॉड मतलब रेक्टेंगुलर शेप लाइक होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट इन स्ट्रक्चर्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं। नाउ व्हाट इज दिस एनारोबिक बैक्टीरियाज? एनारोबिक बैक्टीरियाज मींस दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ये एनर्जी बनाती है बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यस, तो ये होगी ना स्पेशल बात। Here students, I have taken a short video here. अब short video में क्या है? Actually हम देख रहे हैं कि इसमें, इस वीडियो में, process of formation of curd from milk. Yes, अब process of formation of curd from milk अगर हम देखें, okay, I'll just, yeah, students, हम क्या करते हैं, overnight गर्म दूध लेते हैं, उसमें हम दूध को नॉर्मल ठंडा करके 1 चम्मच दैट इज सैंपल ऑफ कर्ड हम उस दूध में डाल देते हैं। ओके, मिल्क में हमने कर्ड ऐड कर दी, उसे अच्छे से स्टर कर दिया ताकि मिल्क अच्छे से घुल जाए, कर्ड घुल जाए मिल्क में। ओके, जब दही घुल गया दूध में, हमने उसे ढक्कन लगा दी और ओवरनाइट उसे छोड़ दिए। ओके, अब ओवरनाइट छोड़ने के बाद जब हम देखेंगे अगले दिन सुबह, ठीक है, तो नॉर्मली जो लिक्विड दूध था अब वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। लिक्विड मिल्क यानी दूध जो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सेमी सॉलिड फॉर्म दैट इज कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। यस, ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो केमिकल प्रोसेस हुआ लिक्विड से सेमी सॉलिड तक का कन्वर्जन, वो कैसे हुआ जानते हैं। ओके, यहाँ पे जो लैक्टोबैसिली है स्टूडेंट्स, विच कन्वर्ट्स लैक्टोस, द शुगर इन द मिल्क, मिल्क में शुगर होता है दैट इज लैक्टोस। अब ये जो लैक्टोस शुगर है, इसको लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दी। ओके, जो हमने कर्ड ऐड की ना स्टूडेंट्स, दूध में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोस। अब वो लैक्टोस तो दूध में था ही, बट हमने जब वो 1 चम्मच कर्ड ऐड कर दी दूध में, दैट मीन्स उस कर्ड में क्या था, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। अब उस लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया ने लैक्टोस शुगर जो कि मिल्क में था उसे कन्वर्ट कर दी लैक्टिक एसिड में। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हुआ क्या, जो पीएच वैल्यू था दूध का, ओके, दूध की नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है 6.5 to 6.7 तक। ओके, 6.5 to 6.7 होती है पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे जैसे हमने कर्ड ऐड कर दी तो पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क जो है स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गए।
ओके यस। अब डिक्रीज हो गए कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। कोएगुलेशन मतलब जमा होना, देखा ना, सेमी सॉलिड हो गया ना, मतलब घट्ट बनते क्या, यस। तो मिल्क प्रोटीन साथ में आते क्या, ओके, कोएगुलेट होते गए। अब यहाँ पे होगा क्या, मिल्क प्रोटीन सब एक साथ आ जाएंगे और बाकी जो भी अनवांटेड है वो सब बाहर हो जाएगा। जैसे दूध में दूध वाले ने अगर पानी मिला दी होगी स्टूडेंट्स, तो वो पानी भी बाहर चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन आ जाएगा साथ में। ओके यस, इसलिए ना एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, मम्मी जब भी दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करती है ना, तो दूध को बहुत अच्छे से उबाल लेती है ताकि उसका जो पानी है वो खत्म हो जाए, ओके, और सिर्फ मिल्क प्रोटीन बचे। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत ही अच्छा टेस्टी एंड थिक योगर्ट मिलेगा, यानी कर्ड। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ मेकिंग ऑफ कर्ड। एंड हमने देखा कि ये प्रोसेस कैसा होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक और चीज मार्केट में काफी फेमस है nowadays, that is probiotic yogurt and other foodstuffs that are popular. ये स्टूडेंट्स प्रोबायोटिक योगर्ट, प्रोबायोटिक नाम क्या कहता है, ओके हम कोई भी चीज समझने से पहले उसकी मीनिंग समझते हैं, ठीक है। फूडस्टफ्स तो ठीक है, समझ में आता है, योगर्ट वी नो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक आर नथिंग बट टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ये, ओके। अब स्टूडेंट्स, यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस आर एडेड टू दीज ईटेबल्स। प्रोबायोटिक योगर्ट्स कहाँ है, तो प्रोबायोटिक योगर्ट्स में प्रोबायोटिक मेंबर्स के साथ साथ हम लैक्टोबैसिली माइक्रोब्स भी ऐड कर देते हैं ताकि ये हमारी बॉडी को और ज़्यादा फायदा दे सके। नाउ ऐसे ईटेबल्स जो रहते हैं, जैसे प्रोबायोटिक योगर्ट हो गया या प्रोबायोटिक अदर फूड स्टफ्स, ऐसे ईटेबल्स जो हम खाते हैं, खाना ऐसे खाना खाने से हमारे बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम, ओके। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि, अगर सबको पता है तो इट्स रियली वेरी गुड, क्लॉस्ट्रीडियम जो कि एक मदर जब अपने चाइल्ड को बर्थ पैदा करती है, जन्म देती है, तो वो सबसे पहला जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है मदर का टू हर चाइल्ड, ओके, उसमें क्लॉस्ट्रीडियम होता है स्टूडेंट्स, वो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, यस। बट यहाँ पे हम क्लॉस्ट्रीडियम बात कर रहे हैं इन दी एलिमेंट्री कैनाल, ओके। Bacteria like Clostridium which is present in the alimentary canal, those are actually really harmful for us. वो probiotic food stuffs में जो microbes present होते हैं, वो हमारे बॉडी के Clostridium को, जो कि alimentary canal में present है, उनको टाटा फिनिश, ओके यस, उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में अगर कोई हार्मफुल चीज़ें हैं, उनका सर्वनाश खत्म, तो फिर क्या बचे, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल मेंबर्स, और यूजफुल मेंबर्स हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी ही होगी, इजंट इट? यस। सो यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस कुछ और भी देखते हैं। लैक्टोबैसिली जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से बनता है, ओके। जो भी प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज़, श्रीखंड एंड सो ऑन, ओके। बटर मिल्क, बटर, घी, चीज़, ऐसे सब सारी चीज़ें जो क्या है कि फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से बनती है, और जो भी फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से बन रही है उसमें हमने कहीं ना कहीं लैक्टोबैसिली ऐड की है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और इसीलिए वो सारे फ़ायदेमंद हैं। हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, बाहर जब हम खाना खाने जाते हैं, व्हेन वी गो फॉर लंच, नॉर्मली वहाँ पे थाली अगर आप ऑर्डर करोगे तो दे विल गिव यू ग्लास ऑफ बटर मिल्क और अ कप ऑफ कर्ड एंड सो ऑन। इससे क्या होता है कि हम बाहर की कोई चीज़ें खा रहे हैं जो हमारी बॉडी शायद डाइजेस्ट ना कर सके, बट बटर मिल्क या फिर कर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स अगर हम अपने खाने के साथ खाते हैं, डेली मील के साथ, तो हमारे बॉडी में ये जो लैक्टोबैसिलस हैं, ये क्या हो गया, काउंट बढ़ता रहेगा, हमारे बॉडी में ओवरऑल एक्टिविटीज स्मूथली चलते रहेंगे, ओके। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ सिडर, कोको, ओके। सिडर क्या होता है स्टूडेंट्स, पता है आपको, एप्पल से बनता है, एप्पल जूस से, यस। कोको, pickles of vegetables, yes, I remember I have seen, I went to some other place, okay, apart from Mumbai, I have seen उसमें कैरेट के पिकल्स
cucumber के pickles and so on students. Can you imagine vegetables ऐसे tomatoes के pickles? I have rarely seen that. तो ऐसे पिकल्स बनाते हैं, टोमेटो के पिकल्स, कैरेट के पिकल्स, कुकुम्बर के पिकल्स, मैंगो और लेमन का ठीक है हम नॉर्मल इंडियंस खाते रहते हैं. यस, तो ऐसे वेजिटेबल्स के पिकल्स भी बनते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स तो है ही बट साथ ही साथ लैक्टोबैसिलस भी है ना. लैक्टोबैसिलस एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स. लैक्टोबैसिलस के साथ साथ अगर हम कुछ और यूजफुल माइक्रोब्स का कॉम्बिनेशन ले ले, ओके, साथ में ले ले, तो हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स को ये ठीक कर देते हैं. ओके, यानी कुछ हमने बाहर से खा लिया या फिर कुछ ऐसा खा लिया जो कि हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर कुछ भी सम ऑफ द अदर रीजंस जो हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का रीज़न है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को कम कर सकता है लैक्टोबैसिली और कुछ अदर हेल्पफुल माइक्रोब्स. यस, ओके, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट इज फोर्थ, लीव इन फॉडर फॉर कैटल. ओके, नॉर्मली लीव इन फॉडर, जैसे बचा कुचा कुछ हमने अगर खाना रखा हुआ है उनके लिए फॉडर स्पेशली, तो डोमेस्टिक कैटल्स जैसे कि काउज एंड बफेलोज होते हैं, अगर हम उनको भी देते हैं तो फर्मेंटेड फॉडर अगर देते हैं, फर्मेंटेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली. तो यहाँ पे अगर हम फर्मेंटेड फॉडर अगर उन्हें देते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा. एंड वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स, ये जो कैटल्स हैं जैसे काउज एंड बफेलोस, ये दूध देती है. यस, अब इनका जो दूध है, अगर ओवरऑल इनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, इनका खाना अच्छा होगा, तो इनका जो दूध होगा वो भी न्यूट्रिशियस होगा. यस, अब न्यूट्रिशियस काउ विल गिव यू न्यूट्रिशियस मिल्क. तो अब न्यूट्रिशियस मिल्क देने पे क्या हो गया? अगर वो मिल्क हम लेते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी. Isn't it? Yes, ना? So lactobacilli fermentation process is actually also used to make wines. Yes, and some types of breads. So इसका मतलब ये नहीं कि हमें वाइन भी पीते रहना है. It's not so. But वाइन के लिए भी fermentation process यूज किया जाता है and also for various types of breads. Okay. Next useful microorganism is Rhizobium, a symbiotic bacteria. Symbiotic bacteria. Symbiotic का मतलब क्या है? We'll come to that. Okay, students, Rhizobium एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स में मिलता है. ओके, रूट्स में प्रेजेंट होता है. वहाँ करता क्या है? वहाँ पे रूट्स पे जो प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट्स में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स हो सकती है? बाय लाइटनिंग प्रोसेस एंड वेरियस अदर प्रोसेस. ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. ओके, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड्स. ओके, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स पे, एज यू कैन सी हियर, ये सारे रूट नोड्यूल्स पे नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है. कहाँ पे? लेग्यूमिनस प्लांट्स पे. ओके, और उसके बदले वो क्या करता है? इन एक्सचेंज ही गेट्स एनर्जी. उसे एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इट. भाई उसे रहना और खाना भी तो चाहिए. अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए. Isn't it? मैं आपके लिए अगर ये लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ तो आप इन लेक्चर्स को देखकर अच्छे से समझकर अच्छा परफॉर्म करिए एग्जाम में. सो दिस विल बी अ गिव एंड टेक पॉलिसी. Isn't it? Yes. तो ये जो एक्सचेंज पॉलिसी है ये चल रहा है सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज के बीच. सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस. ओके, लेग्यूमिनस रूट्स ने राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए घर और कार्बोहाइड्रेट्स दी. तो राइजोबियम ने उसके बदले में what he did is एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसने फिक्स करके नाइट्राइट, नाइट्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स के फॉर्म में उनको वापस कर दी. ओके, तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ राइजोबियम देख लेते हैं. यस, क्या है भाई? राइजोबियम प्रोड्यूसेस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. क्या? फ्रॉम नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमीनो ग्रुप. यस, अब ये होता कैसा है? दिस प्रोसेस इज टेकन केयर बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स भी तो चाहिए. भाई अगर प्लांट्स होंगे तभी तो फिक्सेशन पॉसिबल है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो क्या क्या है? दैट इज बीन्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन, मेज एंड सो ऑन. ऐसे काफ़ी सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि होस्ट की तरह काम करते हैं ना, रहने के लिए घर और खाना दे रहे हैं बैक्टीरिया को. नेक्स्ट इज
जैसे ही ये क्रॉप ग्रो हो गया, ठीक है, क्रॉप था, ग्रो हो गया, समझ लीजिए पी का प्लांट है, क्रॉप्स आ गए उसमें, तो हमने क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो गई, है ना, कटाई हो गई, तो पी तो मार्केट में आ गए, तो बाकी जो बचा कुचा जैसे उनके स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स एंड सो ऑन, ये सब बचा हुआ है। तो ऐसे जो बचे हुए हैं चीज़ें हैं, उसे वो क्या करते, वहीं पे डंप कर देते हैं। ओके, उसी प्लांट्स के, अदर रिमेनेंट प्लांट्स के लीव, स्टेम्स, रूट्स एंड सो ऑन, वो सारे उसी फार्मिंग एरिया में डंप कर देते हैं, डाल देते हैं वहां पे। अब उससे होगा क्या स्टूडेंट्स, उससे एक चीज़ ये होगी कि जो फार्म की सॉइल है उसमें क्या होगा, बैक्टीरियल पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी। जो फार्मिंग एरिया का सॉइल है उसमें राइजोबिया बैक्टीरिया, ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कंपाउंड्स हैं, ओके, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमीनो ग्रुप, ये सब सॉइल में वापस मिक्सअप हो जाएगा। ओके, यस, तो इससे क्या होगी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है स्टूडेंट्स, अब सॉइल की फर्टिलिटी की ज़रूरत क्या है भाई, जब कभी भी हमें अच्छे क्रॉप्स ग्रो करने होते हैं ना, तब हमेशा हमें फर्टिलाइजर्स की मदद लेनी पड़ती है। अब फर्टिलाइजर्स की मदद जब हम लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हम क्रॉप प्रोडक्शन के वक्त यूज़ करते हैं तो इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। ओके, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में भी आता है काफ़ी सॉरी, जैसे न्यूज़ में भी आते रहता है काफ़ी कि हमने कुछ ऐसे इंजेक्शंस या कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वाइल ग्रोइंग सर्टेन क्रॉप्स, कि जैसे कॉलीफ्लावर ले लिया काफ़ी बड़े बड़े आ गए, कैबेज ले लिया कि काफ़ी बड़े आ गए, पम्पकिन्स, वाटरमेलन्स एंड सो ऑन, पपायास, ऐसे ज़्यादा वेट के आएंगे। स्टूडेंट्स, इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये चीज़ें खाने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है, उल्टा हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। ओके, क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब हमारी बॉडी केमिकल फर्टिलाइजर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ओके, यस, तो ऐसे केसेस में जब हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के क्रॉप्स के बचे हुए ओके चीज़ें हम जब सॉइल में, फार्मिंग एरिया में, दैट इज इनटू द सॉइल ऑफ फार्मिंग एरिया, उसमें जब हम डाल देते हैं तो इससे उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। एक तो फार्मर्स को बाहर का फर्टिलाइजर्स खरीदने का खर्चा बचा, ओके, और साथ ही साथ हमें अच्छा क्रॉप्स भी मिला, इजंट इट? यस, हमें हमेशा ऐसे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल सी ईस्ट, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा पहले किस तरह लैक्टोबैसिली यूजफुल है, एंड उसके बाद हमने देखा राइजोबियम, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एंड थर्ड इज ईस्ट। यस, एंड देयर आर फर्दर मोर टू कम। चलिए, तो ईस्ट के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। ये जो केक बनता है, बहुत ही स्पंजी एंड फ्लफी केक बनता है स्टूडेंट्स। हैव यू एवर थॉट ऑफ कि किसके बेसिस पे बनता है ना? कौन बनाता है उसे इतना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड सो ऑन? यस, हियर इज द नेम ऑफ दैट मेंबर, ईस्ट। यस, ईस्ट आप ये देख सकते हो, ईस्ट सेल है, दिस इज द पेरेंट सेल, ये पेरेंट है और उससे एक डॉटर सेल निकला हुआ है जिसे हम बड कहते हैं। ये क्या करता है, अपने पेरेंट से कब तक चिपका हुआ रहता है, ओके, जब तक कि इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं हो जाए। ओके, जैसे ही इसकी पूरी ग्रोथ हो गई ये अलग हो जाएगा। यस, तो ये ओवरऑल हमने ईस्ट लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देखा है कि किस तरह इसके एक सेल वॉल होती है, अंदर सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर। पेरेंट से डॉटर बनता है, डॉटर सेल, बड, एंड फिर एक और बड, पेरेंट से डॉटर, डॉटर से डॉटर्स, एंड ऐसे बर्ड्स बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बडिंग प्रोसेस है ना, बर्ड्स बनते हैं, इसीलिए हम इसे बडिंग कहते हैं। नाउ एज यू कैन सी दिस इज द ईस्ट सेल एंड यू विल सी हियर देयर इज अ बड डेवलपिंग गोइंग ऑन। सो एक नया बड बना और फिर ऐसे धीरे धीरे चेन्स ऑफ बर्ड्स बनते जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि कोई सेक्सुअल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, कोई मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज budding. Now students, yeast is a heterotrophic fungal microbe that grows on carbon compounds. Heterotrophic मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है, किस पे? That is carbon compounds, है ना, वो अपनी ग्रोथ के लिए कार्बन कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट है, फूड, शेल्टर, फॉर एवरीथिंग। नाउ हमने देखा कि ईस्ट सेल्स छोटे छोटे होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक फंगल ग्रोथ होता है उसमें। यस, बट स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ऐसे 1500 टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं जो कि एग्जिस्टेंस
इन एग्जिस्टेंस है अभी भी, और वो सारे के सारे क्या हैं, ईस्ट के एक यूनिसेलुलर फंगस हैं। ओके, मतलब ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसके 1500 वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ओके, और इस ईस्ट सेल को हम यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज दैट यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल? यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल का मतलब होता है जो न्यूक्लियस कंप्लीटली, जो ऐसा सेल जिसकी न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप्ड है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर बाउंड है एंड सो ऑन। तो जिसका वेल डेवलप्ड, जिस टाइप ऑफ सेल के, ओके, द सेल इन विच अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एग्जिस्ट, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट्स, ईस्ट हमने देखा कि किस तरह हेल्प करता है हमें केक को स्पॉन्जी वगैरह बनाने में। अब आपने देखा होगा कि ईस्ट सेल में चेन ऑफ बड्स बनते हैं। यस, अब ये जो चेन ऑफ बड्स बनेगा बहुत ही जल्दी जल्दी बनता है ना स्टूडेंट्स। अब ये बनता किस पे है? डिपेंडिंग ऑन कार्बन कंपाउंड्स जो कि शुगर सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ये जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जब हम न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट सेल्स, है ना, तो ये ईस्ट सेल्स करता क्या है, जो ग्लूकोज या फिर हम फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है कौन? ईस्ट सेल्स। फाइन, सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेड टू बी फर्मेंटेशन प्रोसेस। याद है हमने मिल्क में देखा किस तरह वो कर्ड में चेंज हो रहा है, तो उसे हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिली। सिमिलरली यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट जब कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज, ओके, मोर पर्टिकुलरली ग्लूकोज को इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्शन के प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन, भाई हमने फर्मेंटेशन देखा ईस्ट का, एंड किस तरह ईस्ट की फर्मेंटेशन से ही हमें बहुत ही स्पंजी, बहुत ही फ्लफी केक मिलता है, ढोकलास एंड सो ऑन। यस, तो ये रीजन है कि भाई इतना स्पंजी, इतना सॉफ्टी केक्स कैसे बनता है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एंटीबायोटिक्स। यस, ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में कॉमन वर्ड हो गया। थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो, हम जाके एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खा लेते हैं एंड वी फील रिलीव्ड, है ना। ये स्टूडेंट्स, तो ये कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड, एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बना कैसे है? सी, कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई, कुछ बैक्टीरियाज और फंगाइज को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए जो हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। यस, बट जो बुरे होते हैं उनका सर्वनाश होना बहुत जरूरी है, तो उनको जो मारने वाला है उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यस, सो स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स आप देख सकते हो कि किस तरह फुल ऑन रेडी है, ओके, बाहर के आए ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स, अ डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। यस, 20th सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की, एंड ये एक रेवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। स्टूडेंट्स, क्योंकि एंटीबायोटिक की मदद से पहले ऐसे होता था कि बहुत ही छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, जैसे सिंपल सा ट्यूबरक्लोसिस ले ले अगर हम, टीबी, ऐसे बहुत से केसेस थे इन द अर्ली 80s एंड 90s कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बहुत से पेशेंट्स ऐसे मर जाते थे। ओके, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं, मेडिसिन नहीं, उसकी वजह से वो मर जाते थे। बट आजकल ट्यूबरक्लोसिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज, जिसके लिए गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू रीच आउट टू इट्स ईच पेशेंट। गवर्नमेंट हमेशा एफर्ट्स ले रही है कि हर एक पेशेंट, टीबी के पेशेंट्स तक सारी मेडिसिन, सारी फैसिलिटीज पहुंचाए जाएं, ताकि वो उसे एक ड्रेडली, मतलब मरने वाला जैसा डिजीज ना समझे, है ना। नॉर्मल डिजीज है, कफ एंड कोल्ड की तरह। प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर डोसेज अगर आप लोगे, ओके, जो कि इस कोर्स टाइम पीरियड है वो फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली वो भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियाज के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो कुछ बैक्टीरियाज जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज है उन्हें मार देती है, या फिर वो प्रोटोजोयस को भी मार देती है ना। वो प्रोटोजोयस आपको पता है, अमीबा एंड सो ऑन, दीज ऑल आर प्रोटोजोयंस, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उन सबको मार देती है। दैट मीन्स एंटीबायोटिक्स आर रियली पावरफुल, isn't it?
यस, तो एंटीबायोटिक्स के कुछ कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम. नाउ व्हाट इज दैट? Some antibiotics are useful against a wide varieties of bacteria. बहुत सारे बैक्टीरियाज के लिए जब एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में होता क्या है? सी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एम्पिसिलिन. एम्पिसिलिन किस लिए यूज होता है स्टूडेंट्स? जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ लंग्स हो गए, यूरिनरी ट्रैक्ट, साइनस एंड अदर थिंग्स. ओके, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, साइनस, मेनिंजाइटिस एंड सो ऑन, इन सब के लिए ट्रीट करने के लिए एम्पिसिलिन यूज होता है. नेक्स्ट इज अमोक्सिलिन. अमोक्सिलिन स्टूडेंट्स स्पेशली चिल्ड्रंस में आपने देखा होगा चेस्ट पेन, ईयर पेन्स एंड ऑल होते हैं ना, ईयर इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं तो अमोक्सिलिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती है. नेक्स्ट इज टेट्रासिलिन. नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड टू ट्रीट एक्नेस, या क्योंकि ये भी एक तरह के बैक्टीरियल एंड फंगल इश्यूज होते हैं तो एक्नेस के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा यूज होता है. मैंने बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए ताकि आपको याद रहे जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं किस पे काम करते हैं? कुछ ऐसे पैथोजेंस विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इवन दो द सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर विजिबल. सिम्टम्स विजिबल हैं जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन है, वॉमिटिंग हो रही है, कफ हो रहा है एंड सो ऑन, बट फिर भी हम इसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि कौन से पैथोजेंस इस पे हमला, कौन से पैथोजेंस की वजह से ऐसा हुआ. जब हम डायग्नोज नहीं कर पाते तो उसे हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देकर ठीक करने की कोशिश करते हैं. ओके, यस, आपने नॉर्मली देखा होगा डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो नॉर्मली वो माइल्ड डोसेज देते हैं. जब वो फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर तब वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो जड़ से खत्म हो जाए. ओके, नेक्स्ट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. नाउ व्हाट इज दिस नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज ऑल अबाउट? सी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनकी वजह से ये बीमारी हुई है और उसको ट्रीट करना इजी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए. ओके, जैसे पेनिसिलिन, हमने देखा कि पेनिसिलिन कितना यूजफुल है. गेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड सो ऑन. गेंटामाइसिन स्टूडेंट स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होते, सॉरी बोन इन्फेक्शंस के लिए यूज होते हैं, मेनिंजाइटिस, एंड एरिथ्रोमाइसिन आर आल्सो यूज्ड फॉर निमोनिया, स्किन इश्यूज एंड ऐसे बहुत सारे रीजंस है स्टूडेंट्स. तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई सीजनल चेंजेस हुआ, जैसे बारिश हो गई, अचानक से गर्मी थी और बारिश शुरू हो गई तो सब बीमार पड़ने लगे, तो डॉक्टर को पता है कि भाई ये सीजनल इशू है, इसकी वजह से इसमें क्या मेडिसिन काम आएंगे, है ना, उसे हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेनिसिलिन. Next, useful microorganism में we'll see the last one, that is penicillin. We have seen lactobacilli, rhizobia, yeast and हमने देखा फिर एंटीबायोटिक्स के बाद अब पेनिसिलिन. स्टूडेंट्स, पेनिसिलिन इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक. यस, हमने इसलिए एंटीबायोटिक पहले देखी, एंटीबायोटिक का एक ग्रुप को ही हम कहेंगे पेनिसिलिन, जो कि फंगस दैट इज पेनिसिलियम से बनाया गया है एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. भाई क्या है पेनिसिलिन, क्या है, एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जो कि फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम से बनाया गया. और इसको हम क्यों यूज करते हैं, जब कभी भी स्टेफाइलोकोकी, क्लॉस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकी जैसे बैक्टीरियाज का अटैक दिखता है. ओके, तो पेनिसिलिन इन सब बैक्टीरियल अटैक्स के बाद काम आता है. अब मेडिसिन जो भी पेनिसिलिन कंटेन करती है, मेडिसिन एक चीज से तो नहीं बनती, बहुत सारी चीजों से कॉम्बिनेशन से बनती है. सो पेनिसिलिन जब मेडिसिन जब पेनिसिलिन के कॉम्बिनेशन से बनती है उसे हम बहुत सी चीजों को ट्रीट कर सकते हैं. जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया भी हो गया, इवन स्कारलेट फीवर्स जिसमें आप देखोगे कि रैशेस वगैरह आ जाते हैं ऐसे फीवर्स में, उन सब के ट्रीटमेंट्स के लिए हम पेनिसिलिन यूज करते हैं. इजंट इट? यस स्टूडेंट्स, तो पेनिसिलिन का काफी मेजर रोल है स्टूडेंट्स फॉर ट्रीटिंग वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि काफी यूजफुल हैं, बट स्टिल हमें इसे कुछ कॉशंस के साथ, कुछ वार्निंग, कुछ लिमिटेशंस के साथ हमें इसे यूज करना चाहिए. जैसे सबसे पहले आता है कि जो मेडिसिन हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स फॉर ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज,
फंगल इश्यूज, बैक्टीरियल इश्यूज एंड सो ऑन। तो इन सब को ट्रीट करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ वेल प्रोफेशनड डॉक्टर। नेक्स्ट इज हमें कोई भी एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से खरीद के यूज नहीं करना चाहिए, ओके, बिकॉज हमें हमारी बॉडी पता है, बट जो सामने वाला मेडिकल स्टोर में मेडिसिन दे रहा है वो हमारी बॉडी को नहीं जानता। हमें किस चीज़ से एलर्जी है, हमें कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ इफेक्ट करेगी, ही डजंट नोज मच बेटर। इसीलिए हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि भाई छोटी सी सर्दी खांसी है, ये क्या करना है, डॉक्टर के पास जाके पैसे देने पड़ेंगे, तो नॉर्मल छोटी सी सर्दी खांसी के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल शॉप में जाते हैं, उससे कुछ भाई ऐसी सर्दी है, रात से नाक बह रहा है या फिर नाक जाम हो गया है, खांसते खांसते गला सूख गया है एंड सो ऑन, हम ऐसे कुछ सिम्टम्स बताते हैं और वो मेडिसिन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे मेडिसिन भी हमें नहीं लेने चाहिए। और एक चीज़ होती है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये मेडिसिन लेने हैं और आपको 3 दिन इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक दिन ली, दूसरे दिन हमें ठीक लगा, फिर हमने वो मेडिसिन स्टॉप कर दी। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी नहीं करने चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं तो हमें उन्हें बताना है कि ऐसे नहीं करना है पेरेंट्स, बिकॉज जो कोर्स टाइम पीरियड है वो कोर्स टाइम पीरियड इसलिए मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स कि उस टाइम पीरियड में, मतलब अगर हम मेडिसिन दिन में 2 बार ले रहे हैं और 3 दिन कहा है डॉक्टर ने, तो वो इसलिए कहा है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में हैं, वो कंप्लीटली मरे नहीं अभी तक, ओके, कंप्लीटली क्योर नहीं हुआ है, वो सिर्फ सेटल हो गए, दब गए हैं अभी। बट जैसे ही अपने मेडिसिन लेना स्टॉप कर दिया, उन्हें एंटीबायोटिक्स मिलना बंद हो गया, तो वो धीरे फिर से उठेंगे। गॉट इट? यस, जैसे मूवीज में देखते हैं ना, विलन कैसे ऐसा लग रहा है आपको कि मरने वाला है बट फिर से उठ जाता है, वैसे ही एग्जैक्टली होगा। ओके, तो मेडिसिन का जो कोर्स टाइम पीरियड है वो हमें कंप्लीटली पूरा करना चाहिए। इवन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये मेडिसिन सूट कर गया, मुझे ये डॉक्टर ने कहा 2 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो गई, तो मैं ये अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर दूं, बट इट इज नॉट सो स्टूडेंट्स। जो चीज़ें, जो मेडिसिन हमारी बॉडी को सूट करती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे फ्रेंड को भी वो मेडिसिन सूट करे, ठीक है। हमारे मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए दिया गया है, ना कि उसकी बॉडी के लिए। उसकी बॉडी में क्या इश्यूज हो सकते हैं, कोई और इश्यू भी हो सकता है, या फिर जो मेडिसिन हमें सूट कर रहा है वो उसे सूट नहीं करे, बट हमने सजेस्ट की इसलिए उसने ले ली और उसकी तबीयत और भी खराब हो गई। तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। हम तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि हमारे फ्रेंड्स की तबीयत और खराब हो। यस, तो ऐसी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। यस, एंड लास्ट फॉर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लास्ट टॉपिक आज के सेशन के लिए स्टूडेंट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, द वन हु हैज एक्चुअली गिवन अस अ रामबाण, जिन्होंने हमें रामबाण दी, दैट इज पेनिसिलिन, उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे, एक प्रोफेसर थे बायोलॉजी के सेंट मेरीज हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा कि उन्होंने कल्चर करना शुरू किया, मतलब बैक्टीरियाज और फंगाइज को ऑब्जर्व करना शुरू किया लेबोरेटरीज में। उन्होंने देखा कि जब वो बैक्टीरियाज एंड फंगाई को उन्होंने पेट्री डिश में रखा और लेबोरेटरीज में ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ दिया उन्होंने, तो थोड़े दिनों के बाद ऑन 3 सितंबर 1928 वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जो पेट्री डिशेस उन्होंने रखी थी बैक्टीरिया एंड फंगाई की, उसमें वो लोग वो ऑब्जर्व कर रहे थे, दैट इज स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते वक्त उन्होंने देखा कुछ अजीब सा। अब क्या देखा? उन्होंने देखा कि भाई फंगल कॉलोनी तो है, बड़ी है, फंगल कॉलोनीज मतलब फंगस बढ़ रहा है, बट उसके आसपास का जो एरिया है ना वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। दैट मीन्स बैक्टीरिया हैड एक्चुअली बीन डिस्ट्रॉयड। अब फंगल कॉलोनीज जो बढ़ रही हैं पेट्री डिश में, फंगल कॉलोनीज जो है वो बढ़ रही हैं, और उस फंगल कॉलोनीज का जो सेक्रीशन है, वो सेक्रीशन की वजह से उसके आसपास के जो एरिया है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने देखा कि ये जो पेनिसिलिन है ना, फंगाई जो ग्रो हो रही थी, उसने क्या किया, जितने भी बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं वो सबको सब मार दिए, सारे मर गए। ओके, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि भाई पेनिसिलिन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल कॉलोनीज को मार सकता है। इसीलिए जब कभी भी कोई डिजीज बैक्टीरिया की वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हुई होगी, तब हमें पेनिसिलिन
कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मेडिसिन यूज किया जाता है। ओके तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन हैड बीन डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। ओके वैसे तो मेजोरिटी हर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एक्सीडेंटली हो जाते हैं। ओके एक्सीडेंटली एंड दिस वाज फॉर्म द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट्स टू फाइंड क्योर्स फॉर इनक्योरेबल मेडिसिन्स। ऐसे बहुत से इनक्योरेबल डिजीजेस थे स्टूडेंट्स, इनक्योरेबल डिजीज के भी मेडिसिन्स एज एन पेनिसिलिन यूज करने पे वो डिजीजेस क्योर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, यस तो हमने देखा कि किस तरह जो रामबाण है दैट इज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हमने उसे यूज करके पेनिसिलिन को बहुत से इनक्योरेबल डिजीजेस को भी क्योर किया गया। एंड जो भी हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे आज, लैक्टोबैसिली, राइजोबियम, ईस्ट, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ये सारे के सारे बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम आज की चीज़ों को, आज की बीमारियों को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि भाई मेडिसिन हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट, है ना स्टूडेंट्स। मेडिकल फील्ड ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, तो आजकल ऐसा लगता है कि भाई नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ हुआ इट्स ओके, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। एक्सेप्ट दोज कैंसर्स भी नाउ डेज इट इज गोना बी क्योरेबल डिजीजेस हो रही हैं, बट कुछ कुछ कैंसर्स हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस कहा जाए तो अभी ये कोरोना चल रहा है एंड नेक्स्ट इज एड्स एंड ऑल, यस उसका कोई क्योर नहीं है स्टूडेंट्स। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो थी पहले, वो भी मेडिकल साइंस के इन्वेंशंस ने ऐसा कर दिया है कि नाउ इट इज नॉर्मल। यस सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटिंग फॉर टुडेज सेशन। हमने देखा यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स में, हमने देखा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड नेक्स्ट सेशन विल बी बेस्ड ऑन harmful microbes. So thank you so much students for being with us, and आगे भी हमारे वीडियोस को आप देखते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे स्टूडेंट्स तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिएगा, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ more upcoming videos. So thank you so much students. Bye bye. Take care.